हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ वीडियोस आप लोग के लिए हम डालेंगे और ये वीडियोस जो है वो सिंड्रोम्स के ऊपर है, यानी आनुवंशिक विकार। तो शुरू करते हैं आज आनुवंशिक विकार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आनुवंशिक विकार के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आनुवंशिक विकार जिसे ये जीन होता है ना, जब जीन के अंदर कोई तरह किसी भी तरह की गड़बड़ी आती है या उसमें किसी भी तरह का बदलाव होता है जो कि आपके बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है कि हाँ, आपके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। ये जीन की गड़बड़ी या तो फिर जन्मजात हो सकती है या तो फिर हो सकती है आपके किसी आनुवंशिकी के कारण, यानी किसी पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे आनुवंशिकी विकार। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कौन सा आनुवंशिकी विकार, जो कि दिया हुआ है आपका थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया नाम का जो आनुवंशिक विकार होता है, इसमें समस्या क्या होती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि थैलेसीमिया, जिसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, बताया जाता है कि ये एक ऐसे प्रकार का विकार है जिसमें व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन जो है उसकी मात्रा कम हो जाती है और उसके वजह से उसके ये सिर्फ ना कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, बल्कि उसमें प्रत्येक कई तरह के ऐसे लक्षण क्रिएट हो जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति, जो भी बच्चा यानी जो भी पैदा हुआ बच्चा होता है, उसके अंदर तमाम तरह की ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि उसके जो आरबीसी होती है उसमें भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। और आरबीसी में समस्या आने के कारण क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन जो होता है, क्या ऑक्सीजन जो है उसको ले जा नहीं पाता, जिसके कारण ये थैलेसीमिया नामक रोग हो जाता है। और इस थैलेसीमिया नामक रोग के हो जाने के कारण बच्चे की आयु, यानी जो भी बच्चा हुआ पैदा हुआ होता है, वो मैक्सिमम जो होता है वो 3 मंथ के अंदर ही उसकी डेथ हो जाता है, यानी 3 मंथ की आयु के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये है आपका थैलेसीमिया नामक रंजकहीनता एक ऐसे प्रकार का रोग है जिसको अगर हम लोग नाम से थोड़ा सा इंडिकेट करें तो क्या दिया हुआ है, रंजकहीनता का मतलब रंग के में हीन हो जाना, यानी क्या हो गया, रंग जो है, बॉडी का जो कलर है या फेस का कलर है, या कह सकते हैं कि उसके शरीर के बाल जितने भी हैं उनका जो कलर है वो उनका एग्जैक्ट कलर बचता ही नहीं है, यानी ना ही वो ब्लैक रहते हैं, ना ही वो ब्राउन रहते हैं, ठीक है, और ना ही उसमें किसी और प्रकार का कलर होता है। कह सकते हैं तो इनमें कुछ पीले रंग का कलर प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण ये आपका रंजकहीनता नामक बीमारी हो जाती है। और अक्सर ये प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है किसमें, आपकी आइज़ में, यानी आइज़ जो होंगी जिसमें क्या होगा, कलर नहीं हो पाता, यानी आइज़ की जो आइरिस होती है उसमें कलर नहीं होगा। साथ ही साथ हमारे शरीर की जो स्किन है, स्किन में कलर नहीं होगा, यानी हमारी स्किन में अगर कलर नहीं होगा तो किसके कारण नहीं होता है, वो सभी को मालूम है, मेलानिन के कारण जो होता है वो हमारा शरीर में जो कोई भी कलर नहीं होता। यानी क्या बता रहे हैं कि जो संश्लेषण होता है ना किसी भी कलर का, वो कलर जो है वो उस व्यक्ति के शरीर में नहीं उपस्थित हो पाता है, जिसके कारण ये रंजकहीनता का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये बात। इसमें बताते हैं कि एक एंजाइम जो होता है वो एक ऐसा उपस्थित हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टायरोसिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण यह प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें मेलानिन जो है वो पूरी तरह से बन नहीं पाता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर रंजकहीनता नामक बीमारी हो जाती है। अगला देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिस तरह से मैंने बताया था कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है, अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का रोग हो जाता है तो उसकी जो आरबीसी का आकार होता है, जिस तरह से मैंने बताया था, आरबीसी का आकार किसकी तरह होता है, एक टॉफ़ी आती है कच्चा मैंगो, उस तरह की जो टॉफ़ी होती है उसके आकार का होता है क्या, आरबीसी। और आरबीसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आकार क्या होता है, उभिया अवतल। क्या आकार होता है, उभिया अवतल इसका आकार होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को ये सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है तो दिक्कत क्या होती है कि ये जो आरबीसी का आकार, जो कि एक टॉफ़ी के शेप का आकार होता है इसका, ये उभिया अवतल ना रह करके एक चपटा हुआ हंसिया के आकार का शेप बना लेता है। इसीलिए इसको, ये बीमारी का नाम भी जो है वो सिकल सेल, वो हंसिया के आकार की हो जाती है, ये ऐसा कुछ कहा जाता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जो हमारा जो आरबीसी जो होता है ना, उसमें उसका शेप जो है वो उबिया ना होतल, यानी क्या नाम है, जो उसका मेन जो शेप होता है वो शेप ना रह करके, उबिया होतल ना रह करके कैसा हो जाता है, हंसिया के आकार का हो जाता है। और ये होता क्यों है, क्योंकि इसमें जो है वो क्या हो जाती है,
ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की जैसे जैसे कमी हो जाएगी तो ये इसका शेप जो है ना आरबीसी का, वो शेप बिगड़ जाता है और शेप बिगड़ने के पश्चात में कुछ इस प्रकार से हंसियाकार इसका शेप हो जाता है। और ये सारी बीमारी जितनी भी हैं, ये सारी बीमारी क्या है, अनुवांशिकी विकार है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हम लोग क्या, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कुछ समय पहले कि इसमें समस्या क्या होती है, अगर किसी व्यक्ति को भी टर्नर सिंड्रोम नामक कोई समस्या हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, 2n-1 जो होते हैं उसके अंदर लिंग गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी n का मतलब क्या है, n का मतलब है 23 और 2 का मतलब क्या हो गया, 23 × 2 और यहाँ पर हो जाएंगे लगभग आपके कितने, 45 गुणसूत्र। यानी 45 गुणसूत्र अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर हो जाते हैं और उसका लास्ट वाला गुणसूत्र यानी 44वां और प्लस लास्ट वाला जो x गुणसूत्र जो लास्ट वाला बच रहा है, इस गुणसूत्र के होने के कारण इस तरह की समस्या जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, किसी व्यक्ति को अगर इस तरह की समस्या आ जाती है कि उसके अंदर 46 के बजाय यानी टोटल कितने गुणसूत्र होने चाहिए, होने तो यहाँ पर 46 चाहिए लेकिन हुए कितने हैं, अभी हुए हैं कितने, सिर्फ 45 यानी 45 गुणसूत्र हुए हैं। तो अगर इस तरह की समस्या आती है तो ऐसे व्यक्तियों का शरीर जो होता है, यानी अगर वो फीमेल है तो उसका शरीर जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, यानी अल्प विकसित होता है। और कहने का सेंस ये है कि अल्प विकसित के साथ साथ उनके अंदर ओवरीज जो हैं, यानी उनके अंदर जो अंडाशय है वो पूरी तरह से बन नहीं पाता और साथ ही साथ उनके जो स्तन हैं उनका भी विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। इसीलिए इस समस्या को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। और ये समस्या कोई ऐसा नॉर्मल नहीं है कि ये हर किसी को ये इस तरह की समस्या हो जाती है। ये समस्या जो है 5000 लोगों में लगभग किसी एक लोग को होती है। तो मतलब ये कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, नॉर्मल है ये। ठीक है, और इस प्रकार के सिंड्रोम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के सिंड्रोम को हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि हमने बताया क्या कि इसमें जो फीमेल वाला सेक्शन होता है उनके अंदर ओवरीज जो है वो पूरी तरह से बन नहीं पाती हैं। यानी अगर ओवरीज नहीं बनेंगी तो क्या होगा, तो आगे का प्रोसेस भी नहीं होगा। जाहिर बात है भाई, ओवरीज नहीं बनेंगे तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर क्या नाम है शुक्राणु अगर एंटर भी करता है तो आगे का कोई काम कर नहीं पाएगा। तो इस तरह की समस्या जो होती है वो किस में आ जाती है, ये टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि डाउन सिंड्रोम अगर किसी व्यक्ति को अगर हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, जिस तरह से यहाँ पर 2n-1 है उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, 2n+1 हो जाता है। यानी कि गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय कितनी हो जाती हैं, 47 हो जाती है। कितनी हो जाती हैं, 47 हो जाती है। और 47 होने की वजह से क्या हो जाता है, उसके शरीर में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी एक गुणसूत्र की संख्या अगर बढ़ जाती है तो उसके अंदर समस्याएं क्या होंगी, तो उसके अंदर समस्याएं जो होती हैं वो कुछ अजीब तरह से हो जाती है। जैसे कि वह व्यक्ति जिसके भी अंदर एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा पड़ जाता है तो उसकी शरीर में कुछ अलग तरह का मॉडिफिकेशन दिखाई देता है। जैसे कि बताते हैं कि उसकी जो जीभ है वो क्या हो जाती है, वो मोटी हो जाती है। उसका जो माइंड का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही क्या हो जाता है, अल्प विकसित हो जाता है। कैसा हो जाता है, अल्प विकसित हो जाता है। और साथ ही साथ उसके हाथों की लकीरें जो होती हैं वो भी कुछ अजीब टाइप की हो जाती हैं। साथ ही साथ बताते हैं कि उसका जो कद जो है वो भी क्या नाम क्या रहता है, हमेशा छोटा ही रहता है, वो बड़ा होने ही नहीं पाता है। और साथ ही साथ कि उसका चेहरा जो है वो अजीब से, उसके चेहरे पे स्वाइलिंग बनी रहती है, सूजन बनी रहती है। कहते हैं कि इस बीमारी को यानी डाउन सिंड्रोम को जो होती है वो मंगोलियन डिसीज़ कहा जाता है। मंगोलियन डिसीज़ बोले तो कि मतलब जो मंगोल साइड में यानी क्या नाम है जो भारत के ऊपर का सेक्शन है जहाँ पर क्या नाम है चाइना पड़ता है, और चाइना और क्या नाम है रशिया के बीच में एक छोटा सा देश पड़ता है जिसको हम लोग मंगोलिया बोलते हैं। तो वहाँ के लोग जो है उनकी कुछ इसी तरह से उनकी बनावट होती है उनके चेहरे की, कि मतलब चेहरे पर हल्की सी स्वाइलिंग रहती है, आंखें थोड़ी सी उभरी हुई रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि हल्का सा कुछ मानसिक विकार जो होता है वो इसके अंदर पैदा हो जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम नाम की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको डाउन सिंड्रोम क्या कहते हैं। किसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को डाउन सिंड्रोम होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर उसकी जीभ मोटी हो जाएगी, उसकी आंखें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, आंखें जो होंगी वो क्या होने लगेंगे, बाहर की तरफ उभरी उभरी आंखें निकली होंगी। और साथ ही साथ उसका मस्तिष्क जो होगा वो क्या होगा, अल्प विकसित होगा। और साथ ही साथ उसका कद जो होगा वो कैसा होगा, उसका कद जो है वो छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ गया डाउन सिंड्रोम। उसके आगे अगला देखते हैं पटाव सिंड्रोम। तो आइए जानते हैं पटाव सिंड्रोम के बारे में। पटाव सिंड्रोम किसे कहते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी घटना यानी उसके जो गुणसूत्र वाला सेक्शन है, जैसे कि मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर
गुणसूत्र जो होते हैं एक्स एक्स फीमेल के अंदर और एक्स वाई जो है वो किसके अंदर, मेल के अंदर पाए जाते हैं, तो ये गुणसूत्र जो होते हैं इनमें से कुछ सेक्शन जो होता है जो कि उनकी किसको, उनके जीन को यानी उनके लक्षणों को निर्धारित करता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो जैसे मान लिया मैंने कि ये एक्स एक्स गुणसूत्र जो फीमेल वाला था, इसमें से जो 12वीं जोड़ी थी या जो 13वीं जोड़ी थी उसके अंदर कोई समस्या आ गई। इसी तरह से जो एक्स वाई गुणसूत्र जो था यानी पुरुष का यानी पिताजी का जो गुणसूत्र था, उसमें से जो 13वीं जोड़ी है उसके अंदर किसी प्रकार की समस्या आ गई, तो इस प्रकार के जो समस्या जो क्रिएट होती है, इस प्रकार का जो टेंशन क्रिएट होती है यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पटाव सिंड्रोम। और इस पटाव सिंड्रोम के अंतर्गत क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की समस्या हो जाती है कि उसका 13वां गुणसूत्र जो है वो समस्या करने लगता है, यानी 13वें गुणसूत्र में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके शरीर में एक अजीब तरह की कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे कि अगर वो बच्चा जो होता है जिसकी आयु जो होती है वो अधिक नहीं होती है और उस बच्चे के अंदर लगभग कुछ उसके जो होंठ होंगे, उसके होंठ जो होते हैं वो बीच से कट जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहरापन आ जाना, उसके जो हृदय है उसकी धड़कन ठीक तरह से काम ना करना, ठीक है, और साथ ही साथ उसके मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह से मतलब विकसित नहीं हो पाना जो है, ये सारी समस्याएं जो होती हैं किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं पटाव सिंड्रोम के अंतर्गत। तो पटाव सिंड्रोम जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलें कि अगर कोई भी गुणसूत्र यानी एक्स वाई एक्स एक्स और एक्स वाई मैंने उठा लिया, फीमेल और मेल को उठा लिया, और उसकी 13वीं जोड़ी अगर कोई प्रॉब्लम कर रही है, तो 13वीं जोड़ी अगर समस्या कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर किसी भी तरह के अल्प विकसित यानी मस्तिष्क को अल्प विकसित करने वाला मैटर जो है वो क्रिएट हो रहा है। साथ ही साथ उसके जो मुंह के अंदर तालू वाला सेक्शन होता है उसके बीच में दरार पड़ रही है, होठों के बीच का कटा होना, बहरापन होना, साथ ही साथ उसके हार्ट बीट जो होगी वो भी पूरी तरह से काम नहीं करेगी। और बताया जाता है कि इस ऐसा जो बच्चा जो भी पैदा होता है उसकी उम्र जो होगी वो लगभग 3 से 4 महीने होगी, यानी 3 से 4 महीने बाद में वो बच्चा जो होगा वो क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। और इसी तरह से या सिंड्रोम जो होगा वो काम करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, इसके लिए भी एक कंडीशन है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो ये बच्चे जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ ये नॉर्मली हर किसी के साथ में इस तरह की कंडीशन होती है, लगभग 20,000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो 20,000 में से किसी एक बच्चे को इस तरह की समस्या आती है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है। हमको बस खाली इतना समझना था क्या, किसके बारे में, पटाव सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। अगला समझते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। अगला दिया हुआ है क्या, एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि ये एक्स एक्स फीमेल वाला और एक्स वाई जो है वो मेल वाला सेक्शन होता है। जिस तरह से आपके पटाव सिंड्रोम के अंदर जो है वो गुणसूत्रों की संख्या जो थी 13वीं जोड़ी जो थी वो प्रॉब्लम अकर कर रही थी, इसी तरह से एडवर्ड सिंड्रोम जो होगा इसके अंदर जो प्रॉब्लम करने वाला सेक्शन होगा वो होगा 18वां गुणसूत्र। जब 18वां गुणसूत्र जब प्रॉब्लम करेगा तो इसके पश्चात में प्रॉब्लम ये होगी कि वह व्यक्ति, उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या तो सब कुछ बराबर है, लेकिन 18वीं जोड़ी जो होगी वो क्या करेगी, अपनी एक रेप्लिका तैयार करेगी। रेप्लिका का मतलब अपनी एक फोटोकॉपी बना लेंगे, यानी एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा अगर गुणसूत्र हो जाएगा तो इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएंगी, लगभग हो जाएगी 47, क्योंकि नॉर्मल के अंदर कितनी होती है, 46, ठीक है। तो जब इसके अंदर 47वां गुणसूत्र ये क्रिएट हो जाएगा तो इसके बाद में इसकी समस्या क्या होगी कि इसका जो मस्तिष्क है, यानी जो बच्चा जो भी पैदा होगा इसका मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ इसके जो अंग तंत्र है, यानी शरीर के बहुत सारे जितने भी तंत्र होते हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है और भी कई प्रकार के डाइजेशन वाला सेक्शन होता है। तो इन सारे तंत्रों में बहुत सारी चीज़ें जो होंगी उनका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाएगा, और विकास ना होने पाने के कारण ही वह बच्चा जो है वो लगभग मैक्सिमम बताया जाता है कि 6 मंथ तक ही जीवित रह पाएगा, ठीक है। और 6 मंथ तक अगर वो जीवित रहता है तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये नॉर्मल सारी उसी तरह से कंडीशन है कि हाँ प्रत्येक बच्चे में इस तरह की कंडीशन आएगी। जिस तरह से मैंने बताया कि लगभग पटाव सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि 20,000 में से कोई एक बच्चे के अंदर इस तरह का पटाव सिंड्रोम क्रिएट होता है। तो इसी तरह से जो एडवर्ड सिंड्रोम है उसके अंदर इस तरह का विकार जो पैदा हो रहा है, जो कि क्या नाम है, 6 महीने तक बच्चा जीवित हो रहा है, तो लगभग 5,000 बच्चों में से किसी एक बच्चे के अंदर ये एडवर्ड सिंड्रोम वाली कंडीशन जो होती है वो क्रिएट होती है, ठीक है। समझ में आए। आगे देखते हैं क्राई टू चाइल्ड सिंड्रोम। क्राई टू चाइल्ड सिंड्रोम जो है वो बहुत ही आसान सा है, इसको समझने के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर उसका गुणसूत्र यानी जिस तरह से एक्स एक्स और एक्स वाई को मैंने डिनोट किया, तो इसमें से जैसे कि यहाँ पर 13वीं जोड़ी थी आपके पटाव सिंड्रोम में, यहाँ पर जो है वो 5वीं जोड़ी जो है वो गुणसूत्र की, यानी गुणसूत्र की जो 5वीं जोड़ी जो है वो अगर प्रॉब्लम अकर करती है यानी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो क्या होगा
कि जो भी बच्चा जो पैदा होगा उसमें जो उसके जो हाथ पाँव जो होंगे वो क्या होंगे, थोड़े से कमज़ोर होंगे, या हो सकता है कि हाथ पाँव जो होंगे उनमें जिस तरह से पोलियो में जिस तरह से हाथ पाँव बहुत पतले पतले हो जाते हैं उस तरह की कंडीशन हो जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो जो बच्चा पैदा होगा इस क्राई टू सिंड्रोम के माध्यम से, जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर समस्या ये होगी कि जब वो रोएगा तो उसके मुंह से जो आवाज़ निकलेगी, एक्चुअली ये क्राई टू चैट दिया हुआ है ना, तो क्राई का मतलब क्या होता है, रोना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब वो रोएगा बच्चा तो रोने के पश्चात में उसके मुंह से जो है जो आवाज़ निकलेगी वो आवाज़ जो होगी वो बिल्ली की म्याऊं म्याऊं वाली आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार की विकृति को, यानी इस प्रकार के टेंशन को, जो भी शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकृतियाँ पैदा होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राई टू चैट सिंड्रोम कहा जाता है। और इस तरह के सिंड्रोम के लिए जो है वो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लगभग 50,000 अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से किसी एक बच्चे को जो है वो इस तरह की समस्या आती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्राई टू चैट सिंड्रोम, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में जो भी आपके बायो के सेक्शन से हैं, ठीक है, इंटर लेवल के, तो उनको आप लोग सेंड कर सकते हैं और एक दूसरे के पास में नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।